नमस्कार। तर्कस के इस कार्यक्रम में एक बार आपका फिर स्वागत है। और हम लोग वर्तमान में पत्र आलेखन के खंड पर चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में आज एक और पत्र जिसको हमको आपको डिस्कस करना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो पत्र है विज्ञप्ति, और दूसरे शब्दों में इसी को हम अधिसूचना भी कहते हैं। अगर इसके शाब्दिक अर्थ पर हम जाएं तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि विज्ञप्ति का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि कोई विशिष्ट प्रकार की सूचना। विज्ञप्ति का जो शाब्दिक अर्थ होता है विशिष्ट प्रकार की सूचना, यानी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह एक सूचना है और इस सूचना का प्रकार विशिष्ट है, अर्थात सामान्य सूचना न होकर यह एक विशेष प्रकार की सूचना है। अब यह सूचना क्या होती है और यह सूचना विशेष क्यों हो जाती है, इस पर आगे हम अब चर्चा करेंगे। अधिसूचना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अगर हम इस विषय पर जाएं तो अधि यह एक प्रकार का उपसर्ग है। इसका मतलब होता है कि किसी के ऊपर, यानी वह उस पर प्रभावी हो, किसी के द्वारा हो, और द्वारा ऐसे व्यक्ति के जो उसके ऊपर हो, यानी वह उसके लिए अथराइज हो, अधिकृत हो, उसके ऊपर हो, अथॉरिटी हो। आप उसको इस रूप में समझ सकते हैं। तो अधिसूचना का मतलब होता है कोई ऐसी सूचना जो किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी की जाए, अधिकार पूर्वक जारी की जाए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अधिकार पूर्वक, या इसी को आप दूसरी भाषा में कहें कि अधिकृत ढंग से जारी कोई सूचना। ठीक है, तो अगर इस अधिकृत ढंग को हम आप जब डिफाइन करेंगे तो देखेंगे यह विशिष्ट इसीलिए हो जाता है क्योंकि यह अधिकृत ढंग से जारी किया जाता है, अर्थात इसे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं जारी करेगा, इसे कोई विशेष व्यक्ति जारी करेगा। और सूचना का संदर्भ वही है जो हम आप ऊपर समझे। तो इस तरीके से आप देखें तो शाब्दिक अर्थ में विज्ञप्ति या अधिसूचना वो दोनों एक ही सेंस को व्यक्त करती हैं और दोनों एक ही हैं। इसमें कोई भ्रम पालने की आवश्यकता नहीं है कि विज्ञप्ति कुछ और है, अधिसूचना कुछ और है। वो दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। आप कोई भी नाम लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आप इस पर चर्चा करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसका महत्व क्या है। तो क्रम से हम आप एक एक चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि विज्ञप्तियों का उद्गम कहाँ से होता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि विज्ञप्तियों का उद्गम कहाँ से होता है। जाहिर सी बात है कि विज्ञप्ति का उद्गम वो किसी न किसी सरकारी कार्यालय से ही होगा। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज पहले नोटिस कराई थी कि जब यहाँ कोई कार्यालय लिखा जाए तो आप उसका मतलब किसी सरकारी दफ्तर से या सरकारी कार्यालय से ही समझें। कार्यालय जब भी हम यहाँ किसी पत्र के संदर्भ में लिखेंगे तो उससे मेरा आशय कोई व्यापारिक व्यक्तिगत प्रतिष्ठान या निजी प्रतिष्ठान नहीं है, कोई सरकारी कार्यालय ही है। तो ये बार बार स्पष्ट करने की जरूरत नहीं। तो उद्गम किसी न किसी कार्यालय से होगा। अब कार्यालय में किसके स्तर से होगा, जैसे अभी तक आप याद करिए कि शासकीय पद में हमने पढ़ा कि उसका उद्गम वो कार्यालय में पद के स्तर से होगा। अर्धशासकीय पत्र का उद्गम कार्यालय में पदाधिकारी के स्तर से होगा। कार्यालय ज्ञाप का उद्गम कहाँ से होगा, कार्यालय में नियत प्राधिकारी के स्तर से होगा। कार्यालय आदेश का उद्गम कहाँ से होगा, कार्यालय में उच्च प्राधिकारी के स्तर से। ठीक है, कार्यालय में उच्च प्राधिकारी के स्तर से। लेकिन जब विज्ञप्तियों का उद्गम हम पढ़ते हैं तो यह कार्यालय के सर्वोच्च प्राधिकारी के स्तर से होगा। यहाँ एक शब्द वो आप क्लियर कर लीजिए, उच्चतम या सर्वोच्च, दोनों बातें एक है। तो सर्वोच्च प्राधिकारी के स्तर से होगा। अब उच्च प्राधिकारी और सर्वोच्च प्राधिकारी, इन दोनों में अंतर है। कभी आपको कार्यालय आदेश और विज्ञप्ति में अंतर पूछा जाए तो इस एक बिंदु पर अंतर आपको मिल जाएगा। कार्यालय आदेश उच्च प्राधिकारी के स्तर से जारी होगा और विज्ञप्तियां सर्वोच्च प्राधिकारी के स्तर से जारी होंगी। ठीक है, सर्वोच्च किसी कार्यालय में एक ही व्यक्ति होगा। ठीक है, या किसी कार्य के संदर्भ में किसी पर्टिकुलर एक माध्यम के संदर्भ में जो सर्वोच्च व्यक्ति होगा वो एक ही होगा, लेकिन उच्च कई हो सकते हैं। जैसे एक जनपद की प्रशासनिक व्यवस्था आप देखिए तो अगर जिले के हम और ऊपर भूल जाएं कि उसके ऊपर क्या है, मान लीजिए हम जिले को एक इकाई मान लेते हैं,
या चलिए हम राज्य की बात कर लेते हैं, तो राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक प्राधिकारी कौन होगा? जाहिर सी बात है, जो कैबिनेट का सचिव होगा, जो मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश होगा या जो कैबिनेट सचिव भारत सरकार होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होगा। इसके नीचे ही सारे प्रशासनिक अधिकारी होंगे, इससे ऊपर कोई नहीं होगा। वही स्थिति शासन के क्रम में हम देखें तो राष्ट्रपति या राज्यपाल की है, बाकी जो होंगे उसके नीचे होंगे। राज्य का उच्चतम प्राधिकारी कौन होगा? प्रशासन की दृष्टि से कैबिनेट सचिव हो जाएगा अगर भारत सरकार के संदर्भ में बात करें, और शासन की दृष्टि से राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वोच्च का अर्थ यहां पर आप देखिए कि क्या निकल कर आता है। लेकिन उच्च प्राधिकारी हम देखें तो जो अपर सचिव होंगे, जो मुख्य सचिव होंगे, जो उप सचिव होंगे, ये सारे के सारे लोग उच्च होंगे। तो उच्च तो कई हो सकते हैं, यानी यही मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि कार्यालय आदेश वो उच्च प्राधिकारी के स्तर से होगा तो वह उप सचिव भी जारी कर सकता है, अनुसचिव भी जारी कर सकता है, संयुक्त सचिव भी जारी कर सकता है, विशेष सचिव भी, प्रमुख सचिव भी, कई लोग जारी कर सकते हैं। लेकिन जब आप कहेंगे कि सर्वोच्च प्राधिकारी जारी करेगा, तब या तो कैबिनेट सचिव जारी करेगा और या तो फिर राष्ट्रपति जारी करेंगे। ठीक है, सर्वोच्चता की स्थिति वो। तो यहां जब मैं आपसे सर्वोच्च की बात कहता हूं तो ये बात आपको यहां क्लियर रखनी चाहिए। अब एक कार्यालय में सर्वोच्च कौन होता है, इसको भी हमें यही डिसाइड कर लेने की जरूरत है। जैसे मैंने दो नाम लिया, कैबिनेट सचिव और राष्ट्रपति, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि आखिर ये दोनों सर्वोच्च कैसे हैं, किस दृष्टि से इनको सर्वोच्च माना जाए। तो वही चीज हम यहाँ पर क्लियर करना चाह रहे हैं कि जब हम सर्वोच्चता की स्थिति देखते हैं तब हमें दो चीज यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि एक भाग हमारा प्रशासन है और दूसरा भाग हमारा शासन है। ठीक है, तो अगर हम शासन के ओवरऑल हेड की बात करें तो ये राज्यों के संदर्भ में राज्यपाल महोदय होंगे और देश के संदर्भ में राष्ट्रपति महोदय होंगे। ठीक है, लेकिन जब हम प्रशासनिक स्तर पर बात करते हैं तो हर विभाग में जो सर्वोच्च प्रशासनिक व्यक्ति जारी होता है, क्योंकि हर छोटा बड़ा काम तो ये नहीं कर सकते हैं। अभी जब हम विज्ञप्तियों के प्रकार देखेंगे तो फिर हमें ये दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी। एक बार आप ध्यान से पूरी बात सुनिए तो अब ये बातें फिर आपको एक बार क्लियर हो। तो शासन के स्तर पर इन दोनों की स्थिति सर्वोच्चता की है और प्रशासन के स्तर पर वो जो सचिव स्तर का व्यक्ति होगा उसकी स्थिति सर्वोच्चता की होती है। ठीक है, इसके अलावा एक तीसरी श्रेणी और है। इसके अलावा एक तीसरी श्रेणी और है। वो श्रेणी क्या है? वो श्रेणी है कि अगर हमने कोई कार्य विशेष तय कर रखा है, कार्य विशेष अगर हमने कोई तय कर रखा है और उस कार्य विशेष के लिए हमने किसी नोडल अधिकारी को या किसी भी ऐसे अधिकारी को अगर सर्वोच्च रूप में नियुक्त कर रखा है, यानी उसकी नियुक्ति के संदर्भ में जो आपने विज्ञप्ति जारी की है, जो रूल रेगुलेशन बनाए या जो नियम बनाए, उसमें आपने स्पष्ट कर दिया कि इस कार्य के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, ये सबसे उसका प्रमुख व्यक्ति होगा, यही सर्वोच्च होगा। तो ऐसे कार्य विशेष के संदर्भ में फिर उस नोडल को या उस व्यक्ति को सर्वोच्च मान लिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए तीन स्थितियां बनती हैं। एक प्रशासनिक स्थिति बनती है, दूसरा शासन स्तर की स्थिति बनती है और तीसरा कार्य विशेष को लेकर बनती है। इसी आधार पर जब हम देखते हैं तो विज्ञप्तियों के दो प्रकार भी हो जाते हैं। आगे हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। विज्ञप्तियों के दो प्रकार हो जाते हैं। प्रशासनिक स्तर से जो विज्ञप्तियां जारी की जाती हैं उनमें सर्वोच्च अधिकारी सचिव हो जाता है, वो अधिकृत हो जाता है और वह विज्ञप्तियां प्रशासनिक विज्ञप्तियां कही जाती हैं। प्रशासकीय प्रकार की विज्ञप्तियां या प्रशासनिक विज्ञप्तियां। और दूसरी विज्ञप्तियां जो शासन के स्तर से जारी की जाती हैं वह क्या कहलाती हैं? सांविधिक विज्ञप्तियां। उन्हें हम क्या कहते हैं? सांविधिक। तो यहाँ दो शब्द है, सांविधिक और प्रशासनिक। अब शासन का काम क्या होता है? नीति निर्माण करना, और प्रशासन का काम क्या होता है? क्रियान्वयन करना, और जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम को रेगुलेट करना। तो सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए या कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में कोई विज्ञप्ति जारी होगी तो प्रशासनिक स्तर पर हो सकती है। लेकिन अगर नीति निर्माण संबंधी कोई विज्ञप्ति जारी होगी, जैसे कोई संविधान संशोधन हो रहा है तो अब ये पॉलिसी मेकिंग बात है, या कोई ऑर्डिनेंस जारी हो रहा है तो ये पॉलिसी मेकिंग बात है। तो ऐसी स्थिति में अगर ऑर्डिनेंस है या संविधान संशोधन है या ऐसी कोई नियमावली प्रख्यापित की जा रही है, तब राज्यपाल और राष्ट्रपति के स्तर से जैसी भी यथानुरूप होगी उस हिसाब से वो होगी।
या अगर कोई कार्य विशेष है उसमें हमने कोई नोडल अधिकारी बना रखा है तो ऐसे। अब इसको आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिए तो आपको ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश है जिसका आप एग्जाम देने वाले हैं, तो ये हम मानते हैं कि यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ये संस्था है। अब इस संस्था में आइए सर्वोच्चता की स्थिति तय करते हैं कि सर्वोच्च कौन। यहां ध्यान रखिए कि यह संस्था कौन कौन सा काम करती है। यह संस्था 3 प्रकार के काम कर सकती है। कौन? एक काम तो करती है जो नीति संबंधी होती है या सलाह का संबंधी होती है। आप लोक सेवा आयोग का जब डिटेल पढ़ेंगे संविधान में तो यह एक सलाहकारी संस्था के रूप में भी कार्य करती है। और नीति निर्माण या सलाहकारी संस्था होने के कारण इसके शासन की अपनी एक स्वायत्त संरचना होती है और इसके शासन में जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है महत्वपूर्ण, जिसे शासन अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करता है, वो क्या होता है? वो वास्तव में इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो अध्यक्ष यानी चेयरमैन यूपीपीएससी वो किस चीज के लिए जिम्मेदार होता है? वो जिम्मेदार होता है कि वह संस्था अपने उद्देश्यों में संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत रहते हुए संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लोकहित में संलग्न रहे। ये चेयरपर्सन का मुख्य दायित्व होता है। तो अगर इस दृष्टि से हम देखें तो जो अध्यक्ष होता है ये इसका चेयरपर्सन हो गया। ठीक है, तो पहला व्यक्ति तो ये हो गया, यानी अगर कोई पॉलिसी मेकिंग काम यहां से होना है, अगर संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत ये कार्य करेगी, उसके उद्देश्यों को पूरा करेगी, ऐसी कोई चीज है, तब जाहिर सी बात है कि चेयरपर्सन की दृष्टि से ही वह कार्य संपादित किया जाएगा। अब दूसरी स्थिति, जो इसके अंदर कर्मचारी काम करते हैं वो विभिन्न तरीके के काम करते हैं। जैसे वहां पर एक विभाग ऐसा होगा जो परीक्षा करवाता होगा। ठीक है, तो उसको हम आप परीक्षा सेक्शन कह सकते हैं, एग्जामिनेशन सेक्शन कह सकते हैं। दूसरा वहां पर एक महत्वपूर्ण ऐसा भी सेक्शन होगा। ठीक है, लोक सेवा आयोग, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लोक सेवा आयोग केवल परीक्षाएं कराने का ही काम नहीं करती है, इसके अलावा भी उसके जिम्मे बहुत सारे काम होते हैं। जैसे परीक्षा कराना उसका एक पार्ट हो गया, उसमें भी परीक्षाएं वो कई प्रकार की कराता है, तो कई उसको डिवीजन बनाना पड़ता है। वो शिक्षा से जुड़ी हुई भी परीक्षा कराता है, प्रशासन से भी जुड़ी हुई परीक्षा कराता है, जुडिशियरी से जुड़ी हुई परीक्षा कराता है, या अन्य जो इंजीनियरिंग है, मेडिकल लाइन है, तो कई ऐसी परीक्षाएं कराता है। उसमें कोई एक प्रकार की परीक्षा नहीं होती है। दूसरा कि जो अधिकारी लोक सेवा आयोग चयनित करता है, ऐसा नहीं है कि चयन के उपरांत उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। उसके चयन के उपरांत उनके प्रमोशन में, उनके डिमोशन में उनको कोई प्रतिकूल प्रविष्टि आती है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही होती है, तो लोक सेवा आयोग से जो चयनित अधिकारी होते हैं उसकी रिपोर्ट लोक सेवा आयोग में भी जाती है, उसकी भी रिपोर्ट लगती है और उसके प्रति भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब तक वह कर्मचारी रिटायर ना हो जाए। तो यहां ध्यान रखिएगा कि ऐसे लोगों के मॉनिटरिंग के लिए, उनके कार्य व्यवहार को सही रखने के लिए एक फाइल लोक सेवा आयोग में भी रहती है। जितने विभाग आपको शासन में देखने को मिलेंगे उतने ही विभाग लोक सेवा आयोग के भीतर भी बनाए जाते हैं, ऐसे चयनित अधिकारियों के कामकाज को देखरेख करने के लिए। तो उन सारे हम सेक्शन को क्या कहते हैं? सेवा अनुभाग कहते हैं। वो सर्विस से जुड़े हुए मैटर देखते हैं। तीसरा, जो वहां पर लीगल काम होता है, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, तो वहां एक लीगल सेल भी काम करती है, जिसे आप रिट सेक्शन कह सकते हैं, तो वो भी काम कर सकती है। लोक सेवा आयोग सलाह का भी काम करती है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे प्रकार के वो अलग अलग तरह के कार्य संपन्न होते हैं और बहुत सारे कर्मचारी उसमें काम करते हैं। तो अब लोक सेवा आयोग के सभी कार्यालय, सभी कर्मचारी अपने सेवा नियमावली के अनुकूल रहते हुए सही ढंग से कार्य करें, सही अपना कार्य संपादित करें, इसके लिए भी एक मॉनिटरिंग बॉडी वहां पर होनी चाहिए। तो कर्मचारियों के संबंध में उनकी छुट्टी, उनके वेतन, उनके भत्ते, उनका प्रमोशन, उनकी मेडिकल लीव क्या होती है, उनकी बीमारी, अन्य इस प्रकार की जो भी चीजें हैं कर्मचारियों के संबंध में, यानी कार्यालय सही रेगुलेशन के साथ काम करे, उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में हमारे पास एक दूसरी बॉडी भी होती है जिसे हम आप क्या कहते हैं? सचिव। ठीक है, ये सचिव अध्यक्ष की सहायता करता है और वहां के प्रशासन को, मैकेनिज्म को सही तरीके से रेगुलेट करता है। तो अब प्रशासनिक दृष्टि से सचिव वहां पर शीर्ष हो गया। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है कि जैसे मैंने कहा लोक सेवा आयोग एग्जाम कराता है, जो उसका एक मुख्य जो है वर्क है। तो अब यहां पर एग्जाम कराने के लिए, यानी परीक्षा कराने के लिए एक शीर्ष अधिकारी के रूप में जिसे नामित किया गया,
वह कौन है? वह है परीक्षा नियंत्रक। ठीक है, तो यहां आप देखिए कि 3 स्थितियां बन गई। ठीक है, एक अध्यक्ष, एक सचिव, एक परीक्षा नियंत्रक। किसी मामले में ये सर्वोच्च है, किसी मामले में ये सर्वोच्च है, किसी मामले में सर्वोच्च है। तो आपने देखा होगा कि जब परीक्षा से संबंधित कोई विज्ञप्ति आती है तो उस विज्ञप्ति में किसके हस्ताक्षर होते हैं? नीचे परीक्षा नियंत्रक के होते हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षा से जुड़ी हुई विज्ञप्ति है और परीक्षा के लिए वह शीर्ष अधिकारी है। इसी तरीके से जब कर्मचारियों का वहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग होती है या उनकी छुट्टी स्वीकृत इत्यादि चीजें होती हैं तो उस पर किसके हस्ताक्षर होंगे? सचिव साहब के होंगे। लेकिन अगर कोई विधायी कामकाज वहां पर संपन्न हुआ है तब उस पर किसके हस्ताक्षर होंगे? चेयरमैन के होंगे। तो मेरे कहने का आशय यह है कि ये जो सर्वोच्चता की स्थिति है इसे आपको क्लियर कर लेना चाहिए। आप कल अपने मन में ये कंफ्यूजन मत रखें कि सर ने तो सर्वोच्च बताया था कि कोई अधिकारी है या राष्ट्रपति और राज्यपाल सर्वोच्च है, तब कैसे उस पर जिलाधिकारी के साइन हो गए या कैसे उस पर परीक्षा नियंत्रक के साइन हो गए। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर्वोच्चता एक सापेक्षिक दशा है और उस सापेक्षिक दशा को आप यहाँ पर ध्यान रखिए, जैसे इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाया। तो ये स्थिति होती है। तो अब एक लाइन आपको यहाँ पर स्पष्ट कर लेनी है कि उसका उद्गम सदैव कार्यालय के स्तर से होगा और कार्यालय के सर्वोच्च प्राधिकारी के स्तर से विज्ञप्तियां निर्गत की जाएंगी। दूसरा, इनका गंतव्य कहाँ होगा? तो इनके गंतव्य के संदर्भ में आप एक चीज ध्यान रखिए कि इनका गंतव्य सर्वसाधारण होता है। ठीक है, सर्वसाधारण। ठीक है, यानी आम जनता, जो भारत की जनता है वो सर्वसाधारण तक इन विज्ञप्तियों का गंतव्य होता है। क्यों होता है? जरा इसको भी आप क्लियर कर लीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर संप्रभुता जनता के भीतर निहित है। शासन प्रशासन उस जनता के अधीन रहकर ही उसके संप्रभुता को स्वीकार करते हुए ही जनता की सेवा करने का कार्य करता है। तो ऐसे में शासन प्रशासन के कार्यों की वैधता तभी हो जाती है जब सेवक अपने मालिक के समक्ष अर्थात जनता के समक्ष वो अपने कार्यों की वैधता की पुष्टि करे। तो इसलिए जब भी कोई कार्य होता है तो उस कार्य को सर्वसाधारण के समक्ष रखना जरूरी होता है। इसलिए विज्ञप्ति, लोकतांत्रिक देश होने के कारण ऐसी यहाँ पर एक व्यवस्था बनाई गई है। तो इसलिए विज्ञप्तियां जब भी जारी होंगी तो वह सर्वसाधारण को ही ध्यान में रखकर जारी होंगी। इसीलिए यह पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को कभी संबोधित नहीं होती हैं। आप अभी इसकी एक विशेषता पढ़ेंगे कि इसमें कोई संबोधन सूचक शब्द नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जनरल वे में जारी की गई है। तो जब सर्वसाधारण के लिए है तो हर व्यक्ति तक वो पहुंच जाएंगे, उसमें किसी का स्पेशली नाम लिखकर बताने की जरूरत नहीं है कि इनकी सेवा में प्रेषित है, सर्वसाधारण के लिए है। अब जब कोई चीज सर्वसाधारण के लिए जाएगी और सर्वोच्च प्राधिकारी के स्तर से जाएगी तब हमें ये देखना है कि इसका संचालन वो क्या होता है और संचालन कैसे होगा। तो एग्जैक्टली सर्वोच्च स्तर से जारी होंगी, सर्वसाधारण तक के लिए जारी होंगी, तो इसके जो संचालन का डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ देखिए, ये सर्वोच्च स्थिति हो गई और ये सर्वसाधारण तक जारी हो गई, यानी A to Z। ये देखिए सर्वसाधारण के स्तर तक ये जारी हो गई, लेकिन विज्ञप्तियों में प्रत्युत्तर की अपेक्षा नहीं होती है, रिप्लाई करने की जरूरत वहां पर नहीं होती है सर्वसाधारण के लिए, क्योंकि ये क्या है? यह एक सूचना है। ठीक है, तो सूचना को आप सुन लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, आप उसका जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो इसलिए विज्ञप्तियां मात्र सूचनात्मक प्रकृति की होती हैं, इसमें प्रत्युत्तर की अपेक्षा नहीं होती है। इसलिए इनका जो संचालन होगा वह सदैव कैसा होगा? वह संचालन सदैव वन वे ही होगा। तो इसलिए यह सदैव ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगी और जब इनका संचालन वन वे होगा तो हम उनके लिए क्या कहते हैं? एक आयामी होंगी। ठीक है, वन डायमेंशनल होंगी, एक आयामी होंगी। और एक आयाम में भी आपको ध्यान रखना है कि ऊपर से नीचे की ओर ही जाएंगी। ठीक है, सर्वोच्च स्तर से सर्वसाधारण के स्तर तक, ऊपर से नीचे तक ही जाएंगी। तो ये चीज आपको इसमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इनकी विषय वस्तु क्या होती है। ठीक है, विषय वस्तु इनकी क्या होती है। तो अब आप ये ध्यान रखिए कि जैसे मैंने 2 प्रकार की विज्ञप्तियां आपको बताई विषय वस्तु के आधार पर बन जाती हैं, एक प्रशासनिक प्रकार की विज्ञप्ति और दूसरी मैंने आपको बताई सांविधिक प्रकार की विज्ञप्ति। ठीक है, ये 2 स्थिति है। विज्ञप्तियों के 2 प्रकार हैं। पहला, एक आध बार आपको एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि विज्ञप्तियां कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं।
एक प्रशासनिक और दूसरी सांविधिक। प्रशासनिक विज्ञप्तियों में विषय वस्तु क्या होता है, जो भी कर्मचारी वहां कार्य करते हैं जिसके संबंध में विज्ञप्ति जारी की गई, उनके ट्रांसफर, उनकी पोस्टिंग, उनके वेतन, उनके भत्ते, ठीक है, इस तरीके की जितनी भी चीजें जो उस कार्यालय के या सिस्टम के रेगुलेशन से संबंधित है, इसमें टेंडर भी अगर किसी काम का जारी किया जाना है, ठीक है, या कहीं पर कोई वैकेंसी आई है तो उसमें कर्मचारियों की भर्ती किया जाना है, चाहे वो पीसीएस की हो, चाहे समूह की हो, चाहे घा की हो, कहीं पर कोई कार्य होना है, कोई निर्माण होना है तो उसके संबंध में टेंडर की प्रक्रिया जारी की जानी है या आवेदन प्राप्त किए जाने हैं। ऐसे किसी भी कार्य के लिए जो विज्ञप्तियां जारी की जाएंगी वह प्रशासनिक प्रकार की होंगी, ठीक है। यानी आप सीधी भाषा में समझ सकते हैं कि किसी कार्यालय के कामकाज से जुड़ी हुई, वहां के कर्मचारियों के कामकाज से जुड़ी हुई, वहां रिक्तियों को भरने के लिए, ठीक है, या वहां कोई निर्माण कार्य हो रहा हो, किसी अन्य प्रकार की वहां गतिविधि चल रही हो जिसके संबंध में टेंडर या निविदाओं को आमंत्रित किया जाना हो, तो उस सब कार्यों के लिए प्रशासनिक प्रकार की विज्ञप्तियां जारी की जाती हैं। सांविधिक प्रकार की विज्ञप्तियां सदैव राष्ट्रपति राज्यपाल के स्तर से जारी की जाएंगी, जिसमें कोई न कोई विधायी कामकाज जुड़ा होगा, जिसमें संविधान से संशोधन हो सकता है, किसी नीति का निर्माण हो सकता है, किसी महत्वपूर्ण योजना परियोजना के संबंध में कोई गाइडलाइन जारी हो सकती है, यानी पॉलिसी मेकिंग जो बेस होगा उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज होगी वह सांविधिक स्तर पर जारी की जाएगी। तो राष्ट्रपति राज्यपाल के स्तर से जो जारी की जाएंगी वह सांविधिक प्रकार की विज्ञप्तियां होंगी, ठीक है, जो कैबिनेट के निर्णय से जारी की जाती हैं, ठीक है। कैबिनेट किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, राष्ट्रपति या राज्यपाल के। तो कैबिनेट के निर्णय से जो कार्य होंगे वो अगर विज्ञप्ति के रूप में आते हैं राष्ट्रपति या राज्यपाल के हस्ताक्षर से, तो वो सांविधिक प्रकार की विज्ञप्ति होगी। और प्रशासनिक मैंने आपको डिफाइन किया। तो इसकी विषय वस्तु के रूप में क्या चीजें हो सकती हैं, वो इन्हीं दोनों को आपको मिलाकर लिखना है और ये बता देना है कि इनकी विषय वस्तु में वो 2 प्रकार की चीजें होती हैं। अगर ये आपसे कभी पूछ लिया जाए कि विज्ञप्तियां कितने प्रकार की होती हैं, तब आप इन्हीं दोनों को अलग अलग हेडिंग बनाकर लिख दें। ऊपर आप हेडिंग डाल दें, विज्ञप्ति की 2 लाइन की परिभाषा देते हुए एक आप हेडिंग बना दें और ये लिख दें कि विज्ञप्तियां 2 प्रकार की होती हैं, नंबर 1 प्रशासनिक, नंबर 2 सांविधिक, और दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा 2-2, 4-4 लाइन आप वहां पर डिस्कस कर दें कि क्या होती है, उनका मोटो क्या होता है। तो इनकी विषय वस्तु ये होती है। अब इनकी भाषा कैसी होगी और इनकी शैली कैसी होगी, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि इनकी भाषा कैसी हो, इनकी शैली कैसी हो। तो जाहिर सी बात है कि विज्ञप्तियां कौन जारी कर रहा है, सर्वोच्च प्राधिकारी जारी कर रहा है। किसके लिए जारी कर रहा है, सर्वसाधारण के लिए जारी कर रहा है। क्या जारी कर रहा है, सूचना का प्रेषण कर रहा है, ठीक है। तो सूचना का प्रेषण अगर वो सर्वसाधारण के लिए करेगा तो जाहिर सी बात है तटस्थ भाव से ही करेगा, उसमें उसे संलिप्त होने की आवश्यकता नहीं है। तो वह उसकी भाषा कैसी होगी, वह सदैव तटस्थ रूप से होगी। भाषा जो होगी बहुत ही औपचारिक होगी, ठीक है। भाषा बहुत ही औपचारिक होगी, तटस्थ होगी, बहुत ही चुने शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। चुने शब्दों का मतलब यह है कि हर शब्द का वहां पर अर्थ होगा, इसलिए ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया जाए बाद में कह दिया जाए कि सॉरी ये ऐसा हो गया। अभी हम उस पर थोड़ा सा इसके न्यायिक पक्ष पर चर्चा करेंगे। तो विज्ञप्तियों की जो भाषा शैली होती है बड़ी ही सधी हुई और एक एक शब्द में कोई न कोई निहितार्थ होता है, बहुत संक्षिप्त, बहुत सारगर्भित रूप में, बहुत सटीक शब्दावली के साथ। तो आप ये चीज ध्यान रखें कि संक्षिप्त रूप में, बहुत ही सटीकता के साथ, बहुत ही सारगर्भित भाषा में, बहुत ही चुने हुए शब्दों के साथ तटस्थ रहकर बिल्कुल औपचारिक भाषा में ही विज्ञप्तियां लिखी जाएंगी। इनकी जो शैली होती है उसमें तटस्थता तो रहेगी ही रहेगी, ठीक है। इनकी जो शैली होगी वह वास्तव में अन्य पुरुष के रूप में लिखी जाएगी, ठीक है। अन्य पुरुष के रूप में वो लिखी जाएगी। तो जब कोई चीज तटस्थ भाव से लिखी जाए और अन्य पुरुष के रूप में लिखी जाए, तब जाहिर सी बात है कि वह परोक्ष कथन के रूप में ही होगी, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि परोक्ष कथन के रूप में होगी, अन्य पुरुष शैली में लिखी जाएगी, तटस्थ भाव से लिखी जाएगी, भाषा बहुत ही औपचारिक होगी, चुने हुए शब्दों का बहुत ही सटीकता के साथ, सारगर्भिता के साथ प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी जो भाषा शैली को लेकर बातें हैं वो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें इसकी भाषा को लेकर हम आपको 1-2 चीज और बताना चाहेंगे कि इसकी भाषा कितनी सशक्त होती है और विज्ञप्तियों को जारी करने में बहुत ही प्रशासनिक सूझबूझ की आवश्यकता क्यों होती है।
या उसकी भाषा बहुत नपी तुली क्यों होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो समस्या क्या उत्पन्न हो सकती है। अब यहाँ एक चीज आप और ध्यान रखिए कि जब विज्ञप्तियां आप सर्वसाधारण के लिए जारी करेंगे तो सर्वसाधारण को अगर सरकार कोई भी सूचना देगी तो वह किस रूप में देगी। सबसे उसके पास अच्छा तरीका है कि एक तो वह गजट में उसका प्रकाशन करवा दे, ठीक है। गजट का मतलब अधिपत्र। तो सरकार का जो अधिपत्र होगा, जो गजट होगा, उसमें विज्ञप्तियों को प्रकाशित करवा दिया जाए। दूसरा तरीका क्या है कि इनका और अधिकाधिक प्रसार हो। जैसे सर्वसाधारण का मतलब ये नहीं है कि जो सबसे कम चलता अखबार हो, जिसे केवल 150 लोग शहर में खरीदते हो, शहर की जनसंख्या 10 लाख है, और कोई अखबार ऐसा चलता है कि उसको 100 लोग ही खरीदते हैं बमुश्किल, या कोई पढ़ता नहीं है, तो उसमें विज्ञप्ति देकर आप कोरम पूर्ति कर लें कि नहीं साहब हमने तो विज्ञप्ति दे दी थी। ऐसा नहीं। सर्वसाधारण का मतलब यह है कि जितने अधिक से अधिक माध्यमों में वो विज्ञप्ति आप जारी करें, तो सारे समाचार पत्रों में आप जारी करें। और आजकल डिजिटल जमाना हो गया है, तो आप चाहें तो उसको तमाम सारे ऐसे सोशल साइट्स हैं, वहां पर भी ओपनली जारी कर सकते हैं। कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी देख सकता है, कहीं किसी प्रकार की उसमें बाध्यता नहीं है। तो यानी कि दूसरा जो प्रेस माध्यम है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का माध्यम हो, ठीक है, या प्रिंट मीडिया का माध्यम हो, या वर्तमान में साइबर है, ठीक है, तो कहीं भी हो, चाहे ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो, चाहे ये प्रिंट माध्यम हो, और चाहे ये साइबर माध्यम हो, कहीं पर भी हम इसको जारी करें। इसलिए जारी करें क्योंकि अधिकाधिक लोग इसको पढ़ें। जितने ज्यादा लोग पढ़ें, शासन का उद्देश्य उतना ही पूरा होगा। तो जब इन्हीं विज्ञप्तियों को थोड़ा सा उनका फॉर्मेट चेंज करके हम देते हैं, तो इन्हीं को हम आप क्या कहते हैं, प्रेस विज्ञप्ति भी कहते हैं। प्रेस विज्ञप्ति पर हम आप चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे और थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, क्योंकि उसमें 2-3 चीजें और भी जुड़ती हैं। तो आप लेकिन एक तरीका यह भी जाने रहिए कि संक्षिप्त रूप में इस विज्ञप्ति की जुड़ी सूचनाओं को भी समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेस विज्ञप्ति के रूप में भी दिया जाता है, जिससे वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो अब ये 2 माध्यम हो गए। गजट में इसका प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है, और समाचार पत्र या इस माध्यमों में जितना ज्यादा से ज्यादा दे दिया जाए उनकी कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन देना चाहिए। हर कार्यालय क्या करता है कि वो कुछ मुख्य समाचार पत्रों को लिस्टेड करके अपने यहाँ एक सूची बनाकर रखता है, ठीक है। एक सूचीबद्ध वो ऐसा कोई प्रारूप अपने यहाँ रखता है जिसमें उस शहर में चलने वाले या उस क्षेत्र में चलने वाले जहां उस विज्ञप्तियों का महत्व हो सकता है। जैसे अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अगर साइकिल स्टैंड का टेंडर दिया जाना है, तो इसकी विज्ञप्ति मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में नहीं जारी होगी। इसकी विज्ञप्ति तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में नहीं जारी होगी। इसका प्रभाव क्षेत्र कहाँ होगा, लोक सेवा आयोग या प्रयागराज शहर के आसपास का क्षेत्र। तो इसलिए ऐसे समाचार पत्र का चुनाव किया जाए जो कम से कम इलाहाबाद शहर के पूरे क्षेत्र में या आसपास के जनपदों में वो उसकी सूचना को प्रसारित कर दे। तो कहने का आशय है कि हर संस्था अपने यहाँ ऐसे समाचार पत्रों को लिस्टेड करके रखती है, और जब ऐसा होता है तो एक प्रेस विज्ञप्ति उनके नाम की बना देती है और भेज देती है, वो उसको अगले दिन प्रकाशित कर देते हैं। तो गजट में उसका प्रकाशन अनिवार्य है और प्रेस विज्ञप्ति में इस तरीके की स्थिति में आवश्यक है। अच्छा, अब गजट में अगर प्रकाशन ना हो तब क्या होगा। अगर सरकार किसी विज्ञप्ति को गजट में प्रकाशित ना कराए, तब वह जो वैधता उसकी होनी चाहिए, विज्ञप्ति की वैधता किसकी नजर में होगी। विज्ञप्ति शासन या प्रशासन जारी करता है, और उसको वैध कौन बनाएगा, जो उसका मालिक होगा। मालिक कौन है इस देश में, जनता। तो सर्वसाधारण के समक्ष अगर आपने उसको नहीं रखा है तो उसकी वैधता वहां पर नहीं मानी जाएगी, वैधता की पुष्टि नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, अवैध हो जाएगी। तो इसलिए बार बार ये जो सर्वसाधारण शब्द आ रहा है वो इसी दृष्टि से आ रहा है। और सरकार सर्वसाधारण तक अपनी सूचना देने का जो सबसे सशक्त माध्यम अपनाती है, अधिकृत माध्यम अपनाती है, वो गजट है। अगर गजट में वो प्रकाशित नहीं करेगी तो इस तर्क के आधार पर इसकी वैधता खत्म हो जाएगी। और जब किसी चीज की वैधता ही खत्म हो जाएगी तो उसका मूल्य क्या होगा, वो चाहे न्यायिक मूल्य हो, चाहे साक्षिक मूल्य हो, चाहे प्रशासनिक मूल्य हो, या किसी भी प्रकार का मूल्य हो, तो उसका मूल्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा। जब वो अवैध हो जाएगी तो उसका मूल्य ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए गजट में इसका प्रकाशन किया जाना जरूरी है। एक महत्वपूर्ण बात तो आप ये ध्यान रखिएगा।
दूसरा कि क्या विज्ञप्तियों को न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है, और दूसरा कि विज्ञप्तियां किसी व्यक्ति पर किस हद तक प्रभाव डाल सकती हैं। तो इसको यहां पर जरा आप क्लियर कर लीजिए। विज्ञप्तियों में दो पक्ष हो गए, ठीक है। कौन कौन पक्ष हो गए, अब यहां पर आप ध्यान रखिए कि विज्ञप्तियों के दो पक्ष हो गए। पहला पक्ष हो गया जो उस विज्ञप्ति को जारी किया है, जारीकर्ता, ये पहला पक्ष हो गया। और दूसरा वो हो गया जो प्रभावित हो गया उस विज्ञप्ति से। अब पहले चर्चा कर लें कि प्रभावित कौन होगा, ठीक है। जब कोई विज्ञप्ति जारी की जाएगी तो उस विज्ञप्ति में सारे आशय का, सारे नियमों का, सारी शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाएगा। यदि सारी नियम शर्तों का उसमें उल्लेख नहीं किया जाए और बाद में उसमें कोई नियम शर्त जोड़ी जाए तो ऐसा किया जाना संभव नहीं होगा। जो कुछ करना है वह विज्ञप्ति जारी करते समय ही आप उसको सारे नियम शर्तों का उल्लेख वहां पर करें। इसीलिए भाषा उसकी बहुत चुनी हुई होती है जिसमें सारी बातें स्पष्ट कर दी जाती हैं, ठीक है। अब आप उसे पढ़ें या ना पढ़ें, जैसे सर्वसाधारण के लिए जारी कर दी गई तो आपका मन करे पढ़िए, मन करे ना पढ़िए। लेकिन जो जारी करने वाला व्यक्ति है, जैसे उस पर हस्ताक्षर करेगा तैसे ही वह उसके पूर्ण प्रभाव में आ जाएगा। जो जारी करता होगा वह उसके पूर्ण प्रभाव में आ जाएगा जैसे ही उसने विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर करके उसको पब्लिश कर दिया, ठीक है। तो उसमें फिर वो कोई फेरबदल नहीं कर पाएगा। ये ध्यान रखिए कि अगर एक बार विज्ञप्ति जारी हो गई और जारीकर्ता ने उस पर साइन करके उसको पब्लिश कर दिया, तब उसके नियमों में, शर्तों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होगा। यह पूरी तरीके से उससे बंध जाएगा, उसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा। अब सर्वसाधारण की क्या दशा है? सर्वसाधारण अगर उस विज्ञप्ति को इग्नोर कर दे तो कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं हो सकती है, इसके उल्लंघन का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन अगर वह विज्ञापन की नियम शर्तों के अनुरूप, यानी विज्ञप्ति में जो शर्त जारी की गई है, अगर उन शर्तों को स्वीकार करके वह विज्ञप्ति के दायरे में आ जाए, यानी एक प्रॉपर पेपर वर्क के माध्यम से सबमिट करके स्वयं को विज्ञप्ति की शर्तों के साथ जोड़ ले, बांध ले, तब वह विज्ञप्ति उस पर प्रभावी हो जाएगी और वह व्यक्ति भी उसमें उल्लिखित शर्तों से पीछे नहीं हट सकता है। अब इसको आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए कि पीसीएस परीक्षा की विज्ञप्ति जारी हुई। पीसीएस की परीक्षा हर साल होती है और उसकी मान लीजिए विज्ञप्ति जारी हुई, तो जिसने भी वह विज्ञप्ति जारी की, जैसे ही वह विज्ञप्ति पब्लिश होगी, जारी करने वाला व्यक्ति उससे तुरंत बंध जाएगा। जैसे अगर वो कहता है परीक्षा 3 चरणों में होगी, परीक्षा का स्वरूप ये होगा, परीक्षा इतने अंकों की होगी, मान लीजिए सब उसमें उल्लेख कर दे, तो फिर किसी भी दशा में वह उससे पीछे नहीं हट सकता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, आप इसे नोट करिए कि वह पीछे नहीं हट सकता है। जारी करता उसके सामने बंध गया, अब उसने जारी कर दिया। अब इसके बाद मान लीजिए कि किसी विद्यार्थी तक पहुंची और उसे लगा कि नहीं, इस बार हम फॉर्म नहीं भरेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप विज्ञप्ति के दायरे से बाहर हैं, आप पढ़ लीजिए, सूचना आपको मिल गई, मन करे आप उसका पालन करिए ना, यानी अनुपालन अनिवार्य नहीं है। और जब अनुपालन अनिवार्य नहीं है, स्वैच्छिक है, तो उल्लंघन का कोई प्रश्न नहीं है। उल्लंघन कब होगा? जब आप विज्ञप्ति के नियमों को स्वीकार करके उसके दायरे में आ जाएं, तब आप शर्तों को तोड़ेंगे, तब उल्लंघन माना जाएगा। यदि आप विज्ञप्ति के दायरे में आना ही नहीं चाहते हैं तो ये उल्लंघन नहीं होगा। जैसे कार्यालय आदेश में आपने देखा था कि उसमें ये स्वैच्छिक बात नहीं है। अगर कार्यालय आदेश जारी हो गया और आप उस कार्यालय के कर्मचारी हैं तो आप स्वतः उसके प्रभाव क्षेत्र में हैं, उसमें कोई दस्तखत करने की आवश्यकता नहीं है, यानी वो स्वैच्छिक नहीं है। लेकिन विज्ञप्तियों में ये सीमा यहाँ पर है, और जब उसमें उल्लंघन का इस तरीके का प्रश्न नहीं है तो उसकी प्रकृति भी दंडात्मक नहीं होगी। प्रकृति कैसी हो जाएगी? सूचनात्मक हो जाएगी। तो सूचनात्मक महत्व की है, ये चीज आप यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखें। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आपने फॉर्म भर दिया तो आप ध्यान करिएगा और जब अगली बार फॉर्म भरिएगा तो ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जब आप अपना आवेदन सबमिट करते हैं तो सबसे लास्ट में लिखा रहता है कि मैं फला, ठीक है, या घोषणा करता हूं, करती हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त दी गई सभी सूचनाएं या विवरण सत्य हैं, उसमें किसी भी प्रकार की असत्यता या संदिग्धता नहीं है,
यदि उसमें से कोई भी विवरण असत्य पाया जाए तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा होंगी, इस तरीके से बात लिखी रहती। और फिर आप उस पर साइन करते हैं, डेट भी डालते हैं और स्थान का भी नाम डालते हैं कि किस जगह आपने किस तारीख को साइन किया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ हो सकता है कि आप उसको ना ध्यान देते हो, लेकिन जो संस्था है वो अपना पूरा काम करती है। तो आपने वो फॉर्म भर दिया, सबमिट कर दिया, काउंटर पे जमा कर दिया, अब आप उसके परीक्षार्थी हो गए, अब आप उसके दायरे में बंध गए। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं, ये परीक्षा आपने 100 अंक की क्यों रखी, उस राज्य में तो 200 अंक की होती है, या पिछली बार तो आपने इसे 150 अंक का लिया था, इस बार 100 का। नहीं, अब जो शर्त के दायरे में आप बंध गए तो बंध गए। ठीक है, तो इसीलिए इसकी भाषा पर मैं जो बार बार जोर दे रहा हूं वो सिर्फ इस कारण से दे रहा हूं कि उसकी भाषा इसीलिए बहुत सधी हुई, सारगर्भित और सटीक होती है, जिससे उसमें इस प्रकार की कंट्राडिक्टिव पोजीशन, विवादास्पद स्थिति ना उत्पन्न हो। लेकिन यदि मान लीजिए विज्ञप्ति जारी हो गई और जारीकर्ता और प्रभावित दोनों उसके दायरे में आ गए, अब यदि जारीकर्ता कोई उल्लंघन करे तब सामान्य दशा में विज्ञप्तियों को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि जारीकर्ता विज्ञप्ति का उल्लंघन करे तो प्रभावित कोर्ट में इसके खिलाफ जा सकता है। दूसरा, यदि प्रभावित विज्ञप्ति का उल्लंघन करे तो शर्त में आने के बाद यदि उल्लंघन करे तो जारीकर्ता उसके खिलाफ कोर्ट जा सकता है। यानी अगर इसको हम तकनीकी भाषा में कहें तो हमें कह सकते हैं कि विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात उसके नियमों या शर्तों के दायरे में आए हुए समस्त व्यक्ति या दोनों पक्षकार जो जारीकर्ता हैं और विज्ञप्ति जिन पर प्रभावी है, उनमें से कोई भी पक्ष यदि विज्ञप्ति में निर्धारित पूर्व शर्तों का नियमों का उल्लंघन करता है तो उल्लंघन की दशा में दूसरे पक्ष द्वारा उसकी वैधता को न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। यहाँ पर आप इस बातों को ध्यान रखिए, न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। अब अगर न्यायिक चुनौती दे दी गई तब क्या होगा, दूसरे पक्ष से जवाब मांगा जाएगा। अब ये बात तीसरे, आपके कहते हैं गेंद अब तीसरे पाले में चली गई। ठीक है, यानी इन दोनों के पाले में थी, अब दोनों के पाले से निकलकर तीसरे पाले में चली गई, कोर्ट के पाले में। तो अब कोर्ट उस पर जो डिसीजन करेगा, यानी किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में विज्ञप्ति के नियमों शर्तों पर न्यायिक निर्णय प्रभावी होगा। तो अगर गेंद तीसरे पाले में चली गई न्यायपालिका के, तो अब ये दोनों उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जो न्यायपालिका निर्णय देगी वही निर्णय उस पर बाध्यकारी होगा। यहाँ पर ये चीज आप ध्यान रखिए। हम आपको प्रसंगवश बताना चाहेंगे कि आपने दरोगा भर्ती परीक्षा में इस प्रकार के विवाद को सुना होगा। ठीक है, या एक बार टेट में इस प्रकार का विवाद हुआ था कि सरकार ने एक बार विज्ञप्ति जारी कर दी और फिर उसने उस विज्ञप्ति को परिवर्तित किया और बाद में जब दूसरे पक्ष ने उसको न्यायालय में चुनौती दी तब न्यायालय ने कहा था, माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी थी कि खेल शुरू होने के बाद खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। यानी खेल शुरू होने के बाद, खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदल सकते हैं। आप नियम क्या रखते हैं क्या नहीं रखते हैं ये सब खेल शुरू होने के पहले तय कर लीजिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, और फिर बाद में सरकार को उसी पुरानी विज्ञप्ति को मानकर उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना पड़ा था। तो यहां हम यही कहना चाह रहे हैं कि भाषा इसकी इतनी सशक्त हो जाती है और नियम शर्तें इतने प्रभावी हो जाते हैं कि यदि न्यायिक वैधता को चुनौती दे दी जाए तो फिर उस पर जो न्यायिक निर्णय होगा वही अनिवार्य रूप से इन दोनों को मानना पड़ेगा। तो ये इसका जो है एक न्यायिक पक्ष विज्ञप्तियों का जो हमें ध्यान रखना चाहिए। अब विज्ञप्तियों का प्रारूप कैसे बनता है, बहुत आसान है। जैसे हम लोग पहले कार्यालय ज्ञाप और कार्यालय आदेश का बनाए थे, उसी पैटर्न पर ये भी है। कुछ एक बातें बदली हैं, उनको ध्यान देना जरूरी है। जैसे ये हमने विज्ञप्ति का प्रारूप बनाया है, सबसे पहले विभाग का नाम लिखना है, अनुभाग का नाम लिखना है। इसके बाद जैसे हर पत्र में आप एक संख्या डालते हैं तो यहाँ भी केवल संख्या लिख देनी है। दिनांक और स्थान का उल्लेख कर देना है। दिनांक, ये चार चीजें ऊपर रहेंगी। कहाँ, पृष्ठ के मध्य भाग में। देखिए पृष्ठ है और ये मध्य भाग है, तो मध्य भाग में सबसे ऊपर जब आप विज्ञप्ति लिखेंगे तो विभाग का नाम, अनुभाग का नाम, संख्या, दिनांक का स्थान। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लिखता तो हम यहाँ विभाग की जगह लिख देते उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। अनुभाग, मान लीजिए परीक्षा अनुभाग जारी करता तो हम लिख देते परीक्षा अनुभाग 4। संख्या कुछ भी डाल देते जैसे मैंने बताया डालने के लिए। दिनांक स्थान का उल्लेख कर देते। इसके बाद जो यहाँ पर एक हेडिंग नुमा चीज लिखी हुई, विज्ञप्तियों में कभी भी सब्जेक्ट का उल्लेख नहीं किया जाता। यानी
विषय का उल्लेख, जैसे हम शासकीय अर्धशासकीय पत्र में देखते थे, तो वैसे विषय का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया जाता है। लेकिन जिस विषय पर विज्ञप्ति होती है उस विषय का संक्षिप्त वहां पर उल्लेख जरूर कर देते हैं, एक शब्द के रूप में, ठीक है, वाक्य के रूप में नहीं, पर्टिकुलर एक शब्द के रूप में। कैसे करते हैं, उसके दो तरीके हैं, हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, आप वो तरीका देख लीजिए। ये जो यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है, ये एक हेडिंग नुमा चीज होती है, ठीक है, थोड़ा बोल्ड पेन से लिख देते हैं। आप चाहे बाकी ब्लू से लिख रहे हो तो इसको ब्लैक से भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि विज्ञप्ति जारी हो रही है, ठीक है, विज्ञप्ति जारी हो रही है प्रमोशन पर, ठीक है, प्रमोशन के लिए विज्ञप्ति, तो हम ऐसे लिख सकते हैं विज्ञप्ति आबलिक पदोन्नति, ध्यान रखिए, विज्ञप्ति आबलिक पदोन्नति। तो इसका मतलब है विज्ञप्ति का विषय क्या है, पदोन्नति, ठीक है। अब इसी की जगह हम ये चाहें तो ये भी लिख सकते हैं अधिसूचना, क्योंकि मैंने कहा दोनों में अंतर नहीं है, ठीक है, अधिसूचना आबलिक पदोन्नति, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये इस तरीके लिख सकते हैं। इसका एक तरीका लिखने का और है, कहीं कहीं आपको मिलेगा, इसमें आबलिक ना लगाकर दोनों शब्दों को ऊपर नीचे लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लिख दिए विज्ञप्ति, आप ये विज्ञप्ति लिखें या अधिसूचना लिखें, बात एक ही है, ठीक है, विज्ञप्ति, और यहां पर हमने लिख दिया पदोन्नति, पदोन्नति, ठीक है। कभी कभी इन दोनों के बीच में एक लाइन भी मिल जाती है, ठीक है, कभी कभी इन दोनों शब्दों के बीच में यहाँ एक लाइन भी होती है, कभी कभी नहीं भी होती, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप ना खींचिए, कोई दिक्कत नहीं। तो विज्ञप्ति पदोन्नति या तो ऐसे लिख दी जाए, और या तो विज्ञप्ति पदोन्नति या सूचना पदोन्नति ऐसे लिख दी जाए। तो यहाँ आपको लिखना है, आपका जैसे मन करेगा वैसे लिख दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई एक मॉडल अपना लीजिए ताकि बार बार कंफ्यूज मत रहिए, दोनों सही है, ये लिख देंगे। अब इसका जो पहला शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैंने आपको शासकीय पत्र में या अर्धशासकीय पत्र में बताया था, शासकीय पत्र में निर्देश और अर्धशासकीय पत्र में बताया था कि अपेक्षा, निवेदन, आग्रह, ठीक है। इसी तरीके से कार्यालय ज्ञाप में मैंने बताया था अधोहस्ताक्षरी, ठीक है, और कार्यालय आदेश में आदेशित किया जाता है। कुछ पर्टिकुलर शब्द थे जिससे उस पत्र का नेचर पता चलता है। तो यहाँ का जो पर्टिकुलर शब्द है वो क्या है, एतद् द्वारा, ठीक है, सर्वसाधारण को सूच्य है कि, यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वह सर्वसाधारण है, ठीक है, इससे पता चल जाता है कि ये विज्ञप्ति है। ये एतद् द्वारा मन करे लिखते हैं या कहीं नहीं भी लिखा मिलता है, कोई कंपलसरी नहीं है। आप ये ध्यान रखिए कि व्यवहार में थोड़ी बहुत भाषा बदल सकती है, लेकिन ये सर्वसाधारण शब्द आपको ज्यादातर में मिलेगा। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, सर्वसाधारण को सूच्य है कि, ऐसे शब्द मिलेंगे। तो सर्वसाधारण को सूच्य है कि, जो इसका मैटर होगा यहाँ पर लिखेंगे। सेकंड पैरा बनाना है तो एतत् के नीचे जो पहला शब्द होगा यहाँ आकर बना देंगे, इस तरीके से लास्ट में पूर्ण विराम। अब जैसे आप शासकीय पत्र में या अर्धशासकीय पत्र में भौदीय और भौनिष्ठ लिखते थे, यहाँ पर भौदीय भौनिष्ठ नहीं लिखना है, विज्ञप्तियां आज्ञा से ही प्रकाशित होती हैं, इसलिए यहाँ पर जो शब्द रहता है वो सदैव क्या रहता है, आज्ञा से। तो आज्ञा से लिख देना है, हस्ताक्षर के लिए जगह बना देना है, कौन विज्ञप्ति जारी करने का आदेश दिया है उसका नाम लिख देना है संक्षिप्त रूप में, और नीचे उसके पद का नाम लिख देना है। कभी कभी पद नाम के बाद पूर्ण विराम भी लगा देते हैं और कभी कभी नहीं भी लगा रहता है, तो ये कोई जरूरी नहीं। यहाँ दो चीज विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, कुछ में ये आज्ञा से लिखा रहेगा और कुछ में आज्ञा से नहीं लिखा रहेगा, सीधे साइन की रहेगी, दोनों ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन जब आपको प्रारूप बनाना है तो आप आज्ञा से लिख दीजिए, ज्यादा शुद्ध तरीका होगा। इसी तरीके से पूर्ण विराम कुछ में लगा होगा, कुछ में नहीं लगा होगा, तो ये कोई इशू नहीं है, आप लगा दिए तो भी ठीक है, नहीं लगाई तो भी ठीक है, ठीक है। तो ये कॉलम इसका ऐसे बनेगा। अब इसके बाद नीचे प्रतिलिपि, विज्ञप्तियों के प्रतिलिपि को किसी व्यक्ति विशेष को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सर्वसाधारण के लिए सूचनार्थ है, तो फिर ये सबके पास पहुंच ही जाएगी, अलग से किसी के पास प्रतिलिपि भेजने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन तब भी जो कार्यालयी प्रोसीडिंग होती है उसमें प्रतिलिपि कुछ जगहों पर भेजना होता है, जैसे अभिलेखागार को भेजना होता है संरक्षित करने के लिए, या कभी कभी डाक विभाग को भेजना होता है डिस्पैच करने के लिए, जो डाक सेक्शन होता है, कभी कभी समाचार पत्रों को भेजना पड़ता है कि ताकि उसको पब्लिश करवा दें, ठीक है। तो इस आशय से प्रतिलिपि समस्त सूचीबद्ध समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित, यहाँ देखिए किसे भेजा गया प्रतिलिपि, प्रतिलिपि समस्त सूचीबद्ध समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित। सूचीबद्ध समाचार पत्र कौन होंगे, मैंने जो पहले बताया कि उस कार्यालय में उस क्षेत्र के महत्वपूर्ण समाचार पत्रों को लिस्टेड कर लिया गया होगा, और हर बार जब कार्यालय से विज्ञप्ति निकलती है तो कार्यालयी प्रोसीडिंग के लिए बता दिया जाता है
कि ये लिस्ट ले लीजिए और इसमें जिन जिन अखबारों के नाम लिखे हैं उन सबको एक लेटर बनाकर भेज दीजिए। तो प्रतिलिपि समस्त सूचीबद्ध समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित, किसकी आज्ञा से ये प्रतिलिपि भेजी गई। यह एक चीज क्लियर करिए, ये जो हस्ताक्षर हुए हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस कंटेंट के लिए, यानी इसके ऊपर जो कंटेंट लिखा है। और ये प्रतिलिपि जो भेजी गई है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है। ये दोनों एक ही हो सकते हैं, यानी जो विज्ञप्ति जारी करेगा वही प्रतिलिपि का भी आदेश दे देगा, ठीक है। तो ये दोनों एक हो सकते हैं, लेकिन 2 बार इसलिए लिखना है क्योंकि यहां हस्ताक्षर होगा इनके लिए और यहां हस्ताक्षर होगा इनके लिए। तो ये आपके दिमाग में क्लियर। तो प्रतिलिपि समस्त सूचीबद्ध समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित, आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर उल्लेख कर देंगे। तो इसमें अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। विभाग, अनुभाग, संख्या, दिनांक, स्थान लिखिए। विज्ञप्ति क्या है उसका टाइप लिखिए। एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूच्य है कि सर्वसाधारण शब्द जरूर रखिए। जब विषय समाप्त हो जाए तो आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, प्रतिलिपि, यही लाइन आप याद कर लीजिए। परीक्षा में अगर फॉर्मेट बनाना हो तो यही लिख दीजिए, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम, पदनाम। विज्ञप्तियों में ये जो मैंने पदोन्नति लिखा है ये कई तरीके की होती है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिए, जैसे पदोन्नति है, कभी कभी वैकेंसी के लिए आती है तो उसको रिक्तियां कह देते हैं, ठीक है। विज्ञप्ति रिक्तियां, ठीक है। अगर डिमोशन किया गया है तो विज्ञप्ति औन्नति। कभी कभी ऐसा होता स्थानांतरण, तो लिख देंगे विज्ञप्तियां स्थानांतरण, ठीक है। इसी तरीके से अगर मल्टी टाइप का है तो लिख देंगे विज्ञप्ति विविध, यहाँ पर ध्यान रखिए। या मल्टी टाइप का है तो लिख देंगे विज्ञप्ति प्रकीर्ण, ठीक है। तो विविध, प्रकीर्ण, ऐसा कोई भी शब्द अगर आपको मिले तो आप उससे कंफ्यूज मत होइए। आपको अगर मॉडल बनाना होगा, प्रारूप बनाना होगा तो इसी तरीके से बनाना होगा। और जब उदाहरण देने के लिए कहा जाएगा तो जो सब्जेक्ट आप लिख रहे होंगे उससे संबंधित एक पर्टिकुलर शब्द आप लिख दीजिएगा यहाँ पर, तो ये आपका पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम विज्ञप्ति लिखेंगे तो इस फॉर्मेट पर लिखेंगे। प्रेस विज्ञप्ति पर जो हमको आपको चर्चा करनी है वो फिर नेक्स्ट टाइम हम आप चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना ये कार्य पूरा करिए और कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अभी लेटर राइटिंग में आपका अनुस्मारक और पत्र का सारणी रूप में लेखन, ये कुछ चीज़ें, और टिप्पणी प्रतिवेदन ये बचा हुआ है। तो धीरे धीरे क्रमिक रूप से पूरा होगा और बहुत जल्द वो आपके निबंध की भी क्लासेस शुरू होंगी। तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।